मैं विष्णु शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। तो कल हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जिसमें हमने देखा था कि जो हाई रिएक्टिव मेटल होता है वो लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। और उसका एक एग्जांपल भी हमने लिया था, जिसके थ्रू मैंने आपको बताया था कि जो क्या नाम है, जैसे यहाँ पर आप एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं कि आयरन जो होता है वो कॉपर सल्फेट के सल्फेट को डिस्प्लेस करके आयरन सल्फेट बनाएगा और कॉपर को वहां पर अलग रख दिया जाएगा। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, अगर दो बार डिस्प्लेसमेंट हो, मतलब दोनों मेटल जो होते हैं आपस में एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, और जैसे सपोज करो कि एग्जाम्पल के तौर पर हम ये समझें कि जैसे कोई दो क्लास में, कल मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, उसी एग्जाम्पल को हम आज रिपीट करते हैं। जैसे क्लास में दो बच्चे हैं, एक ए और एक बी। ठीक है, ए का जो रैंक है वो फर्स्ट रैंक है और बी का जो है फिफ्थ रैंक है। बी का रैंक कौन सा है, फिफ्थ रैंक है। अब दोनों आपस में एक डिस्प्लेस कर देते हैं, मतलब ए जो है पांचवें रैंक पर आ गया और बी जो है फर्स्ट रैंक पर आ गया। ठीक है, तो वो क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट। इसको मैं लिख कर एक बार बता देता हूं। जैसे सपोज करो कि एक पर्सन है ए, एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी। ए का रैंक था फर्स्ट और बी का रैंक था फिफ्थ किसी एग्जाम में। अब उसी दूसरे एग्जाम में हम ये मानते हैं कि ए का जो रैंक हो जाएगा वो हो जाएगा फिफ्थ, जो कि इसका रैंक था। उसी तरीके से बी का जो रैंक है वो हो गया फर्स्ट, जो कि ए का रैंक था। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं, और दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं। जो हमने अभी ऊपर वाले एग्जाम्पल्स देखे उसके अंदर आप देखोगे कि आयरन जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, और उसी तरीके से जिंक जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, लीड जो है वो क्लोरीन को डिस्प्लेस कर रहा है। लेकिन उसके अलावा और कुछ डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों आपस में एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर दो दो मेटल्स का डिस्प्लेसमेंट होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर, टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब लेनी है जिसमें 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन लेना है। इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। ठीक है, और दूसरे में आपको BaCl2 बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन लेना है, और मिक्स द टू सॉल्यूशन। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, और दोनों को हमें क्या करना है, मिक्स। दोनों सॉल्यूशंस को हमें क्या करना है, मिक्स करना है और फिर चेक करना है। यू विल ऑब्जर्व दैट अ व्हाइट सब्सटेंस व्हिच इज इनसॉल्युबल इन वाटर इज फॉर्म्ड। दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज नोन एज प्रेसिपिटेट। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। Now, what do you mean by precipitate? Precipitate का मतलब होता है कि जैसे सपोज करो कि आप एक पानी है, पानी को एक बॉटल में भर के रख दें और उसके अंदर कई दिनों तक उसे भरा रहने दें, उसे डिस्टर्ब नहीं करें, उसे ऐसे ही छोड़ दें। आप देखेंगे 5-6 दिनों के बाद उसमें व्हाइट व्हाइट सब्सटेंस दिखने लग जाते हैं, और वही क्या होते हैं, प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है कि जब दो रिएक्शंस मिलती हैं तो व्हाइट सब्सटेंस आपको दिखाई देने लगते हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट। और जिस भी रिएक्शन में आपका प्रेसिपिटेट बनता है उसे आप क्या कहोगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहोगे। तो यहाँ पर आपने क्या लिया, सोडियम सल्फेट लिया। यहाँ पर हमने क्या लिया, सोडियम सल्फेट लिया, और उसके साथ साथ हमने लिया बैरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला है Na2SO4 और बैरियम क्लोराइड का फॉर्मूला है BaCl2। और ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे, और रिएक्शन करके देखो, ध्यान से देखना इस चीज को। सोडियम के साथ क्या अटैच था, सल्फेट अटैच था। मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको क्लियरली दिखे। अब दिखेगा। सोडियम के साथ क्या अटैच था, सल्फेट अटैच था। ठीक है, और बेरियम के साथ क्या अटैच था, क्लोरीन अटैच था। लेकिन जब आपने रिएक्शन कराया इन दोनों का, तो देखो बेरियम के साथ क्या आ गया, सल्फेट आ गया, और सोडियम के साथ क्लोरीन आ गया। तो उसने क्या बना लिया, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ चीज समझ में आ रहा है। जो सल्फेट पहले सोडियम के साथ था वो सल्फेट अब किसके साथ चला गया, बैरियम के साथ चला गया। उसी तरीके से जो क्लोरीन पहले बैरियम के साथ था वो अब किसके पास आ गया, सोडियम के पास आ गया। तो इस तरीके से ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं, और दो डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से ही इसे क्या कहा जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर दो चीजों का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दोनों मेटल एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं, और यही वजह होती है कि इसे क्या कहा जाता है,
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और ये डिस्प्लेसमेंट इस चैप्टर से कुछ चीज़ें खास होती हैं। एक तो आपकी जितने भी इक्वेशन है वो आपको अच्छे से याद रखने हैं। दूसरा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और अभी एक हम टॉपिक पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये ठीक है। और फिर आपके टाइप्स ऑफ इक्वेशन, ये आपको ध्यान से पढ़ने हैं। 2-2 मार्क्स में ये क्वेश्चंस जरूर आते हैं एग्जाम में, तो इन चीज़ों का आप थोड़ा खास ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। तो what causes this? The white precipitate of barium sulfate is formed by the reaction of SO4 2- और barium 2+। बैरियम का जो आयनिक बॉन्ड होता है, आयन्स होते हैं, उसमें कितने होते हैं? 2+ आयन होते हैं। और SO4 में कितने होते हैं? 2- आयन होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं? बैरियम सल्फेट बनाते हैं। और यही वाइट प्रेसिपिटेट बनता है और जिसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। द अदर प्रोडक्ट फॉर्म इज सोडियम क्लोराइड विच रिमेन्स इन द सॉल्यूशन। Such reaction in which there is an exchange of ions between the reactants are called double displacement reaction। Exchange of ion हो रहा है, मतलब जो सोडियम सल्फेट था वो सल्फेट सोडियम के साथ से हटकर बैरियम के साथ आ गया, बैरियम के साथ जो क्लोरीन था वो सोडियम के साथ आ गया, दोनों आपस में एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है, क्योंकि दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका था रिकॉल एक्टिविटी 1.2 वेर यू हैव मिक्स द सॉल्यूशन ऑफ लीड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। व्हाट वाज द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म? कैन यू नेम द कंपाउंड प्रेसिपिटेटेड? राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द, मतलब ये आपको एक्टिविटी 1.2 जो हमने करी थी उससे रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, इन दोनों चीजों को हमें ध्यान से पढ़ना है। एक्टिविटी हमें दी है, हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम कॉपर पाउडर एंड व्हाट डू यू ऑब्जर्व। 1 ग्राम कॉपर पाउडर आपको लेना है और उसे गर्म करना है, जो यहाँ पर आपको दिया गया है इस तरीके से उसे गर्म करना है। ये देखो, ये आपका एक चाइना डिश है, उसके अंदर इस तरीके से आपने ये लिया और उसे फिर गर्म कर दिया। जो आपका क्या नाम है, ये आपने एक बर्नर लिया, बर्नर के थ्रू उसे गर्म कर दिया। अब क्या, द सर्फेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद ब्लैक कॉपर 2 ऑक्साइड। व्हाई हैज दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म? दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म। ठीक है, अब एक्चुअली हुआ क्या, जब आपने कॉपर का रिएक्शन किया, कॉपर को जब आपने जलाया तो ऑक्सीजन उसके साथ मिक्स हुआ, ठीक है, और हीट आपने प्रोवाइड करी, ये बर्नर के थ्रू आपने हीट प्रोवाइड करी। अब ये क्या बन जाएगा? कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। तो इसमें एक्चुअली क्या हो रहा है? ऑक्सीजन क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। ऑक्सीजन क्या हो रहा है? यहाँ पर ऐड हो रहा है। ध्यान से देखो, कॉपर था पहले, सिर्फ कॉपर था, ऑक्सीजन ऐड हुआ तो क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड। इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल कॉपर ऑक्साइड, द ब्लैक कोटिंग ऑन द सर्फेस टर्न्स ब्राउन एज द रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड कॉपर इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, आपने यहाँ पर क्या किया? कॉपर के साथ आपने ऑक्सीजन का रिएक्शन कराया तो क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड बन गया। अब इसी पर यहाँ पर क्या हुआ था? ऑक्सीजन ऐड हुआ था। अब इसी के ऊपर अगर आप हाइड्रोजन ऐड करते हो, हाइड्रोजन गैस इससे पास कराते हो, तो ये क्या हो जाएगा? इसका ब्लैक कोटिंग जो था, जब आपने कॉपर को गर्म किया तो उसके ऊपर एक ब्लैक कोटिंग बन गई, और जैसे ही इसके ऊपर हाइड्रोजन पास कराओगे तो वो ब्लैक कोटिंग हट जाएगी। वो ब्लैक कोटिंग एक्चुअली किसकी वजह से थी? ऑक्सीजन की वजह से थी। जब आपने हाइड्रोजन पास किया तो कॉपर ऑक्साइड के ऊपर से हाइड्रोजन पास करने की वजह से हुआ क्या? कॉपर अलग हो गया और हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वाटर फॉर्म कर लिया। तो इस तरीके से आपका कॉपर अलग हो गया और जो ब्लैक कोटिंग थी कॉपर के ऊपर वो भी वहां से हट गई। ठीक है, तो अब यहां ध्यान से देखो, यहां क्या ऐड हो रहा है? ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। यहां क्या ऐड हो रहा है? हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। ठीक है, तो अब ये दोनों क्या होते हैं देखते हैं ध्यान से। If a substance gain oxygen during a reaction, it is said to be oxidized. If a substance loses oxygen during a reaction, it's said to be reduced. अगर कोई इक्वेशन ऑक्सीजन गेन करता है, अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है तो आप क्या कहोगे? उसे ऑक्सीडाइज्ड कहोगे। और अगर मान लो कि कोई सब्सटेंस है जो ऑक्सीजन रिमूव करता है तो वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिड्यूस्ड हो जाएगा। द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। इन अदर वर्ड्स, वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड while the other gets reduced during a reaction. Such reaction are called oxidation reduction reaction or redox reaction.
ठीक है, अब ध्यान से देखें इस चीज को। ठीक है, अगर यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये देखो कॉपर के साथ जो ऑक्सीजन था, कॉपर के साथ जो ऑक्सीजन था वो तो हट गया, लेकिन हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं था, उसके अंदर ऐड हो गए। ठीक है, कॉपर से तो ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, लेकिन हाइड्रोजन से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो जिसके अंदर से वो रिमूव हो रहा है वो रिड्यूस हो जाएगा, और जिसके अंदर वो ऐड हो रहा है वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ध्यान से और समझते हैं, ध्यान से देखते हैं इसको। अब यहां देखो, इस चीज को ध्यान से देखिएगा, कॉपर के साथ जो ऑक्सीजन अवेलेबल था वो वहां से हट गया, और वो हट गया तो वो क्या बन गया, कॉपर बन गया। जो कॉपर ऑक्साइड था किस में कन्वर्ट हो गया, सिर्फ कॉपर में कन्वर्ट हो गया, मतलब उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं था और ऑक्सीजन ऐड हो गया तो वो क्या बन गया, ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि उसने वाटर बना दिया। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर अवेलेबल हो रही हैं। और ध्यान से देखें तो जिसके अंदर ऑक्सीडेशन की अगर आप डेफिनेशन लिखें, ठीक है, आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा तो आपको अच्छे से याद रहेगा। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन उसे आप क्या कहोगे, ऑक्सीडेशन कहोगे। क्या कहोगे, ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उसे ऑक्सीडेशन कहोगे, अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो उसे क्या कहोगे, रिडक्शन कहोगे। उसे क्या कहोगे, रिडक्शन कहोगे। इसी का जस्ट अपोजिट होता है हाइड्रोजन के टर्म्स में। अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, देखो दो कंडीशन हो सकती हैं, किसी भी इक्वेशन में दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो ऑक्सीजन ऐड हो सकता है या हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है। अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो हाइड्रोजन ऑब्वियसली रिमूव होगा, अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो हाइड्रोजन गेन होगा। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना, आपको दो टर्म्स में नहीं याद रखना। अगर आपको सिर्फ सिंपल सा याद रखना है कि अगर सपोज करो कि ऑक्सीजन आपका ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन अगर रिमूव हो, माइनस हो, तो वो क्या हो जाएगा, रिडक्शन। और हाइड्रोजन के टर्म्स में अगर आप याद रखो तो इसी का ऑपोजिट, अगर हाइड्रोजन आपका ऐड होता है तो वो ऑक्सीडेशन हो जाए, सॉरी रिमूव होता है तो वो हो जाएगा ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन अगर ऐड हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, रिडक्शन। ठीक है, इस चीज का ऑक्सीजन का जस्ट उल्टा होता है। तो आप ऑक्सीजन को याद रखो तो हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। वापिस से बता रहा हूँ, ऑक्सीजन अगर ऐड होता है तो उसे ऑक्सीडेशन कहोगे, तो जहां पर ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो क्या रिमूव हो जाएगा, हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। उसी तरीके से अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो उसे आप रिडक्शन कहोगे। ठीक है, और ऑक्सीजन अगर रिमूव हो रहा है तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे याद रखें तो आपको अच्छे से याद रहेगा। आप ऑक्सीजन के टर्म्स में याद रखें, हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन जस्ट उसका अपोजिट होता है। अब जिस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो उसे आप क्या कहोगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म में नेम होता है रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं इसे, रेडॉक्स रिएक्शन। सम अदर एग्जांपल्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, तो जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। देखो जिंक के साथ ऑक्सीजन था और वो ऑक्सीजन हट गया, तो जिंक से ऑक्सीजन हट गया तो ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन ऐड नहीं हो रहा ना, ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन। उसी तरीके से कार्बन के साथ ऑक्सीजन नहीं था, वो ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड हो गया तो वो क्या हो जाएगा, आपका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब इसको ध्यान से देखें। अब मैं इसका एक चार्ट बना के आपको देता हूं ताकि आपको ये चीजें अच्छे से याद रहें। ठीक है, हमेशा के लिए याद रहें। देखो एक ऑक्सीजन लिखूंगा मैं, एक साइड में लिखूंगा H2। ऑक्सीजन अगर ऐड होगा और हाइड्रोजन रिमूव होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। सिमिलरली ऑक्सीजन अगर रिमूव होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। ठीक है, अब इस चीज को आपको ध्यान से देखना है। ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और तो उसे आप ऑक्सीडेशन कहोगे। ऑक्सीजन अगर रिमूव हो रहा है तो उसे रिडक्शन कहोगे।
ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब अगर आपको ये चीज़ें ऑटोमेटिकली याद होनी चाहिए कि अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑब्वियसली क्या रिमूव होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा, और हाइड्रोजन रिमूव होगा तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। अगर हाइड्रोजन के टर्म्स में आप याद रखना चाहते हो तो आप ऐसे रख सकते हो कि हाइड्रोजन अगर रिमूव होगा तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन अगर ऐड होगा तो रिडक्शन। इस तरीके से आप याद रख सकते। मैं इसलिए ऑक्सीजन से याद रखाता हूँ कि ऑक्सीडेशन, तो उसको आप अगर दो वर्ड को मिलाएं तो आपको अच्छे से चीज़ें याद हो जाएंगी। अगर ऑक्सीडेशन नाम भी आप ढंग से याद रखें तो भी आपको याद हो जाएगा। कैसे, देखो, ऑक्सी प्लस डेशन, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, ऑक्सीजन प्लस एडिशन। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप याद रख सकते हो। ठीक है, ये ऐसा नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पर कोई संधि विच्छेद नहीं होता है, सिर्फ मैंने अपने तौर पर इसे बनाया है। तो आप इसे ध्यान रखें कि ऑक्सीजन अगर ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन का अगर एडिशन हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। ठीक है, आप इस तरीके से याद रखें, एग्जाम में जरूर आता है क्योंकि ये कंफ्यूजिंग टर्म है, जनरली बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए इसे लिखा ऐसे बताया जाता है। देखो, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है, अब उसके साथ आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, उसके साथ हमने क्या ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो मैग्नीशियम के साथ तो क्लोरीन हो गया, और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, और क्लोरीन अलग हो गया। तो अब ये क्या होगा, ठीक है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, कैसे पहचानेंगे। देखो, मैंगनीज, सॉरी, हाँ मैंगनीज है, ठीक है, तो मैंगनीज है, उसका तो कुछ नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ ना तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है ना ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसलिए इसमें तो कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो वो तो एज इट इज रहेगा, उसका ना तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना रिडक्शन हो रहा है। लेकिन अगर आप एच की बात करो, हाइड्रोजन की बात करो, तो उसके साथ तो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। और क्लोरीन के साथ जो हाइड्रोजन था, क्लोरीन के साथ जो हाइड्रोजन था वो क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। तो ऑक्सीजन अगर ऐड होता है या फिर हाइड्रोजन रिमूव होता है तो उसे भी ऑक्सीडेशन कहेंगे। तो ये क्लोरीन का भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। समझ में आया, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इस तरीके से इसे याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं हमारे चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर, ठीक है, जो कि आपका ये है, देखते हैं क्या है इसके अंदर। In reaction 1.31, carbon is oxidized to CO and ZNO is reduced to Zn. In reaction, HCl is oxidized to Cl2, whereas MnO2 is reduced to MnCl2. MnO2 था, ऑक्सीजन था, तो उसके साथ रिमूव हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल वी कैन से दैट इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन और लूजेस हाइड्रोजन ड्यूरिंग रिएक्शन इट इज ऑक्सीडाइज्ड। अगर कोई रिएक्शन, अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, ऑक्सीजन को लूज कर रहा है और हाइड्रोजन, सॉरी, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है और हाइड्रोजन को लूज कर रहा है, तो उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। ऑक्सीजन को गेन कर रहा है और हाइड्रोजन को लूज कर रहा है, तो वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। इफ अ सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन और गेन्स हाइड्रोजन, तो उसे हम क्या कहेंगे, रिड्यूस्ड कहेंगे। तो इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा यहां से यहां तक बहुत अच्छे से, ये आपके बहुत काम आने वाला है। ये लास्ट पैराग्राफ जो है ना, ये आपको बहुत काम आएगा, इसे आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। जो मैंने आपको अभी टेबल बनाया था वो टेबल यही है। ठीक है, where a magnesium ribbon burns with a dazzling flame in air oxygen and changes into a white substance, magnesium oxide is magnesium being oxidized or reduced in this reaction। तो आप इस इक्वेशन को देखकर आप बता सकते हैं कि मैग्नीशियम का रिडक्शन हो रहा है या फिर ऑक्सीडेशन हो रहा है। हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ? Corrosion. You must have observed that iron articles are shiny when new, but get coated with a reddish brown powder when left for some time. This process is commonly known as rusting of iron. Some other metals also get tarnished in this manner. Tarnish मतलब खराब हो जाना। ठीक है, हैव यू नोटिस द कलर ऑफ द कोटिंग फॉर्म ऑन कॉपर एंड सिल्वर व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच अ मॉइस्चर एसिड्स एटसेट्रा इट इज सेड टू corrode and this process is called corrosion. The black coating on silver and the green coating on copper are other example of corrosion. Corrosion causes damage to car bodies, bridges, iron railing, ships and to all objects made of metals, especially those of iron. Corrosion of iron is a serious problem. Every year an enormous amount of money is spent to replace damaged iron. You will learn more about corrosion in chapter 3.
कोरोजन होता क्या है? कोरोजन मतलब जो रस्टिंग होता है। आपने अगर घर में आपके कोई भी लोहे का कोई सामान पड़ा हो तो आपने देखा होगा उस पर जंग लगा हुआ होता है। एक्चुअली वो जंग लगता कैसे है? जब भी आप किसी भी इस तरह की मेटल को, या फिर जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, या फिर आपके घर में पूजा पूजा के जो स्थान है वहाँ पर आपने कॉपर का एक तांबे का कलश रखा होगा। उस कलश पे आप देखोगे तो अगर आप उसे बढ़िया से साफ करते हो, उसके बाद भी उसके नेक्स्ट डे आप देखो तो उस पर कोटिंग जो होती है ब्लैक कलर की वो दिखने लग जाती है। तो एक्चुअली वो क्या हो रहा है कि वो मेटल जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो वहां पर वो क्या हो रहा है, एक तरीके से उसका कोरोजन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन उसमें ऐड हो जाता है और उसका कोटिंग स्टार्ट हो जाता है और वो खराब होना स्टार्ट हो जाता है। उसी तरीके से जैसे आयरन होता है, आयरन की जो लोहे की रॉड होती काफ़ी हार्ड होती है, आप उसे इजीली ब्रेक नहीं कर सकते। लेकिन कुछ सालों तक अगर उसका कोरोजन होता रहे तो आप देखोगे कि आप जैसे मान लो कि आपके आसपास कोई पुराना घर पड़ा होगा तो उसके जो खिड़की में जो जाली के जो सरिये वगैरह लगे हुए हैं तो उसे आप देखोगे तो वो आसानी से टूट जाता है। क्यों टूट जाता है? क्योंकि कोरोजन की वजह से वो इतना ज़्यादा वीक हो जाता है कि वो आसानी से ब्रेक डाउन हो जाता है। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है, कोरोजन एक्चुअल में आपका जो मेटल है उसकी स्ट्रेंथ को वीक कर रहा है। तो इसी वजह से जो हम ब्रिज बनाते हैं, ब्रिज जो कि लोहे के बनते हैं, उनका रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। हर साल कोरोजन उनको ना हो या फिर रस्टिंग उनकी ना हो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा उनका मेंटेनेंस किया जाता है। अब रस्टिंग ना हो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक तो सबसे ईजी ऑप्शन है कि उसके ऊपर कलर कर दें, पेंट कर दें। क्योंकि पेंट करने से जो आयरन है वो और ऑक्सीजन है वो दोनों कांटेक्ट में नहीं आ पाएंगे, और कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। या फिर उसके ऊपर ग्रीसिंग कर दें, ऑयलिंग कर दें, या फिर गैल्वेनाइज किया जाता है जिसकी वजह से कोरोजन नहीं होता है। नेक्स्ट आता है रेंसिडिटी। हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल्ड द फैट ऑयल कंटेनिंग फूड्स मटेरियल लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम? व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम rancid and their smell and taste change, and usually substances which prevent oxidation, antioxidants, are all added to foods containing fats and oil. Keeping food in airtight containers helps to slow down oxidation. Do you know that chips manufacturers usually flush bags of chips with gas such as nitrogen to prevent the chips from getting oxidized? रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है? रेंसिडिटी का मतलब होता है किसी भी खाने की चीज का खराब हो जाना। जैसे सपोज करो कि आपके घर में सब्जी बनी है, उस सब्जी को आप रख दो, ठीक है, और आप उसे सुबह बनाई या शाम को देखो तो उसमें हल्का सा खट्टापन आने लगता है। अगर शाम को नहीं आ रहा है, ठंडियों का सीजन है, शाम को नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप दूसरे दिन सुबह देखो, हल्का सा टेस्ट करके देखो, खट्टी हो जाती हो। एक्चुअली उसके अंदर क्या होता है, जिस भी ऑब्जेक्ट के अंदर ऑक्सीजन होता है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होती है, क्योंकि ऑक्सीजन से क्या होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया जन्म लेते हैं, ठीक है, तो वो बैक्टीरिया जो होंगे उस खाने को खराब कर देते हैं। तो इस तरीके से वो खाना खराब हो जाता है और फिर बाद में वो आपके लिए पॉइजनस भी हो सकता है और उससे आपको फूड पॉइजन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसलिए जनरली खाना हमेशा फ्रेश ही खाया जाता है। और दूसरा, आपने देखा होगा जो चिप्स वगैरह या फिर इस तरह की चीज़ें आप पैकेट वाली चीज़ें लेकर आते हो तो वो एकदम एयर टाइट बैग में पैक होती हैं। और दूसरा, और वो ख़राब क्यों नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन गैस मिलाई जाती है जो आपके ऑक्सीजन के कांटेक्ट में उस प्रोडक्ट को नहीं आने देता, जिसकी वजह से वो लंबे समय तक रहती हैं। बाकी अदरवाइज अगर आप चेक करना चाहें तो आपके घर में जो चिप्स बनी है या फिर आप जिस जिस चिप्स की पैकेट से आप चिप्स खा रहे हैं उसको थोड़ी देर के लिए हवा में रख दें, वो बहुत ही एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। जो कड़क होता है ना, क्रंची, वो थोड़ी देर में सॉफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एयर के कांटेक्ट में आ जाता है, मॉइस्चर उसके अंदर इंसर्ट हो जाता है। इसलिए किसी भी चीज़ को ज़्यादा लंबे समय तक स्टोर करके नहीं रखा जाता। अगर स्टोर करके रखना हो तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाए जाते हैं, जैसे अभी बताया कि चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस मिलाई जाती है। उसी तरीके से जैसे आपकी अचार होते हैं तो अचार तेल से पूरे भरे हुए होते हैं, क्योंकि तेल जो होता है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आने देता आपके अचार को। तो इस तरह की कुछ चीज़ें की जाती है जिससे आप एंटीऑक्सीडेंट्स क्रिएट होते हैं और वो आपके खाने को खराब होने से बचाते हैं। तो ये था हमारा साइंस का फर्स्ट चैप्टर। और अब हम साइंस का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मैथ्स का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे परसों से करेंगे। कल तो मैं आपको टिप्स दूंगा कि किस तरीके से आप 10th में पढ़ोगे जिससे आप और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी हमें बनानी होगी जिसके थ्रू हम चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ, कर पाएँ, और आगे हम इसी तरीके से और चैप्टर्स को कंप्लीट करके और अच्छे से कंप्लीट करके, टाइमली कंप्लीट करके और अच्छा एक डिसेंट स्कोर कर पाएँ। और समझ के पढ़ें, ऐसा नहीं है कि हम बस हवा में पढ़ते रहें।
दूसरी चीज मैंने आपको कहा था, भगवत गीता के श्लोक मैंने आपको कहे थे, आई होप आप लोगों ने याद किए होंगे। और कुछ दिनों से भगवत गीता के श्लोक जो है मैं मिस कर रहा हूँ, तो कल से हम उसे रेगुलरली स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि कल आप लोग रेगुलर आएं और आपका जो दूसरा कि आपके जो भी डाउट्स होते हैं उन डाउट्स को आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मैं उनको चेक करके फिर आपके आंसर्स दे दूंगा। दूसरी चीज़ कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इसे भेजें। अभी हम हमारा जो भगवत गीता का श्लोक है उसे हम 5 बार पढ़ेंगे। तो इसी के साथ हम आज हमारा क्लास समाप्त करते हैं। सभी को जय श्री राम, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।